बाज़ बच्चों की प्रेफरेंस हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग कहते होंगे कि मेरा बेबी राइट साइड से ज़्यादा फीड करता है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बेबी लेफ़्ट साइड से बिल्कुल फीड नहीं करता। सुना है ना? सो यूजुअली बच्चे दोनों साइड से इक्वली फीड करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की प्रेफरेंस एक साइड की ब्रेस्ट फीड की होती है। वो बाय नेचर है, हम उसको ना चेंज कर सकते हैं ना मॉडिफाई कर सकते हैं, ओनली वी हैव टू गो विद देम। सो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जिसमें हम फीड पॉसिबल है कि नहीं है, दैट इज़ सिजेरियन सेक्शन। हमारे पास जो सिजेरियन सेक्शन होते हैं, हम करते हैं उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया में। स्पाइनल एनेस्थीसिया में इधर से नीचे सारा हिस्सा नम हो जाता है और पेशेंट अवेक होती है। पेशेंट अवेक होने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हम बेबी की स्किन टू स्किन कर सकते हैं विद इन 30 मिनट, सो जो कि हम इधर कराते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स हमें ये रिक्वेस्ट लेकर आते हैं कि हमें जनरल एनेस्थीसिया दे दें, हमें बहुत डर लग रहा है, हम नहीं कर सकेंगे, हम नहीं देख सकेंगे सिजेरियन को। हम उनको बहुत इस चीज़ के लिए कन्विंस करते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया बेबी के लिए भी और आपके लिए भी अच्छा नहीं है, और उसका दूसरा नुकसान ये होता है कि बिकॉज यू आर टोटली अंडर एनेस्थीसिया, बिल्कुल बेहोश होते हैं, तो स्किन टू स्किन इज़ नॉट पॉसिबल, और इसके बाद ब्रेस्ट फीड स्टैब्लिश करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। सो सिजेरियन सेक्शन जब हो, स्पाइनल में कराइए और स्किन टू स्किन ज़रूर कीजिए। ठीक है, और स्किन टू स्किन के बाद सिजेरियन की स्कार का पेन होता है, उसके लिए बैठना ज़रूरी नहीं है। जैसे ये कॉन्सेप्ट है फीड करानी है तो बैठ के करानी है, तो उसके लिए बैठना ज़रूरी नहीं है। शुरू में तो बेबी है ही इतना छोटा, उसकी स्टमक इतनी छोटी है कि आप उस बच्चे को अपने ऊपर उल्टा लिटा लीजिए और एक ब्रेस्ट दूसरे ब्रेस्ट दोनों साइड से आप उसको फीड करा सकते हैं। अगर बेबी प्रीमेच्योर है, बेबी छोटा है, उसका वेट कम है और निपल का साइज़ बड़ा है, बेबी फीड नहीं ले पा रहा, ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। हम ट्राई करके बेबी के माउथ को, बेबी विल बी एबल टू फीड थ्रू द स्वोलन निपल्स, सिर्फ उसकी स्वेलिंग को सबसाइड करने की बात होती है। अदरवाइज़ प्रीमेच्योर बेबी के लिए जितना ब्रेस्ट मिल्क इम्पॉर्टेंट है, उतना मेरे ख्याल में मेच्योर बेबीज़ के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज प्रीमेच्योर बेबीज़ के अपने चैलेंजेस हैं। उनको इन्फेक्शन बड़ी जल्दी लग जाती है, अगर वो ब्रेस्ट मिल्क लेंगे तो इन्फेक्शन से उनका बहुत ज़्यादा वो बचाव मुमकिन है। आप लोगों ने कैंगरू मदर केयर के बारे में सुना होगा, आजकल बड़ी एक अच्छी टर्म है कैंगरू मदर केयर। जैसे कैंगरूज़ का कॉन्सेप्ट है कि कैंगरूज़ के बेबीज़ उनके पाउच के अंदर होते हैं, तो इसी तरीके से हमारे पास जो अब प्री टर्म बच्चे आ रहे हैं, टाइम से पहले डिलीवर हो रहे हैं, हम उनकी कैंगरू मदर केयर KMC कराते हैं, मदर्स के साथ, फादर्स के साथ या किसी भी फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उनका बच्चे जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सके और ब्रेस्ट फीड उनकी ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हो सके। हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं कैंगरू मदर केयर के हमारे अपने IMC की नर्सरी की। सो प्री मेच्योर बच्चों के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग। ट्विन बेबीज़ के लिए बिल्कुल जी, अल्लाह मियाँ ने अगर पेट में 2 बच्चे दिए तो फिर मिल्क भी उन्हीं के मुताबिक आता है। ठीक है, आप लोग ये ना समझिए, ना सुने किसी की भी बात कि आपका दूध आपके बच्चों के लिए कम है। डोंट लिसन टू देम। जहाँ तक क्वांटिटी एंड क्वालिटी की बात है, आपका दूध अल्लाह मैंने उस लिहाज से बना के भेजा है, दोनों बच्चों के लिए इनफ है। लेकिन अगर आपको खुद तो मैकेनिकली चैलेंजिंग लग रहा है, टेक्निकली कि आप लोग फीड नहीं करा पा रहे 2 बच्चों की वजह से, आपको रेस्ट करने में मुश्किल हो रही है, देन ऑफ कोर्स येस देयर इज़ आर्टिफिशियल फार्मूला मिल्क कि आप उसको थोड़ी सी उसके साथ उसको सपोर्ट दे सकते हैं। अदरवाइज़ नेचर की तरफ से बिल्कुल अगर ट्विन्स अल्लाह ने भेजे हैं तो दूध भी उन दोनों बच्चों का ही भेजा हुआ है। टाइमिंग्स कैसे एडजस्ट होंगी? टाइमिंग्स कैसे एडजस्ट होंगी? At a time, one baby from one and the other baby from the other. तो इसकी पोजीशंस कैसे सेट होंगी? पोजीशंस कैसे सेट होंगी? हो जाएंगी, आराम से हो जाती एट अ टाइम बिल्कुल आप करा सकते हैं। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि बच्चा भी 9 महीने का है, अगली प्रेगनेंसी हो गई है, बच्चा भी 1 साल का है, दूसरा बेबी डिलीवर हो गया है और वो बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा था। ठीक है, सो ऐसे केस में भी अगर बड़ा बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, वो ब्रेस्ट फीड करता रहे, छोटे बच्चे का भी ब्रेस्ट फीड
वो भी कर सकता है। मतलब 2 ब्रेस्ट से 2 मुख्तलिफ एज के बच्चे फीड कर सकते हैं। हमने अपने इफ्स एंड बट्स बहुत सारे बनाए हुए हैं, अल्लाह मियाँ ने इसको बड़ा ही सिंपल रखा हुआ है, राइट। इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रेग्नेंट, तो वो बच्चा ब्रेस्ट फीड करना चाहिए उसको कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लोग छुड़वा देते हैं, प्रेगनेंसी हो गई या ब्रेस्ट फीड जो है जो बच्चा कर रहा है उसकी फीड छुड़वा दे, ऐसा ही होता है? क्यों छुड़वा देते हैं? वीकनेस तो हो जाएगी, लोग कहते हैं कि एबॉर्शन हो जाएगा, हाँ ठीक है, सो एबॉर्शन नहीं होता उससे। वीकनेस तो ज़रूर है, बिकॉज आपका ब्रेस्ट मिल्क जा रहा है, आपके अंदर से न्यूट्रिशन निकल रही है, आपको अपनी न्यूट्रिशन फिर उस लिहाज से इंक्रीज़ करनी चाहिए। सो अगर आपका एक बेबी ब्रेस्ट फीड कर रहा है और आपकी प्रेगनेंसी हो गई है, तो प्लीज़ उसकी फीड को ना छुड़वाइए, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कंटेंट ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो ब्रेस्ट फीड करते हुए बच्चे होते हैं उनको वो टेस्ट चेंज लगता है तो वो खुद ब खुद ही छोड़ देते हैं, लेकिन अगर उनको चेंज ऑफ द टेस्ट एक्सेप्टेबल है तो लेट दम कंटिन्यू विद द फीड, वो करते रहें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ब्रेस्ट मसाज कैसे करनी है, राइट ब्रेस्ट मसाज, ब्रेस्ट स्टिमुलेशन के लिए हम कहते हैं कि ब्रेस्ट मसाज करें। उसका तरीका ये होता है कि आपने नकल फिस्ट बनानी है और नकल से आपने, ये आपका ब्रेस्ट है, ठीक है, नकल से चेस्ट, ये सारी नकल्स को ब्रेस्ट की टिश्यू पे रख के एंड यू विल प्रेस डाउन इन देम एंड ब्रिंग टूवर्ड्स द निप्पल। हर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करें अपने नकल से, ठीक है, ताकि इधर इधर की डक्ट्स के अंदर जो मिल्क पड़ा हुआ है वो डिसइम्पैक्ट होके अंडर द एरियोला की डक्ट के अंदर आके इकट्ठा हो जाए, जब इधर से बेबी सकल करे तो उसको आसानी से मिल जाए, ठीक है। ये हम ब्रेस्ट मसाज कराते हैं व्हेन ब्रेस्ट आर हार्डर और उसके अंदर ज़्यादा मिल्क इकट्ठा हो गया है या इंगोज्ड हो गए हैं और बेबी को सकल करने में मुश्किल हो रही है। इसको हम ब्रेस्ट मसाज करके यहाँ से सारे ब्रेस्ट वाली ग्लैंड से मिल्क को हम इधर ले आते हैं, ठीक है। सो ये तरीका है इसकी मसाज के करने का, ठीक है। हाउ टू एक्सप्रेस द मिल्क, हम कहते हैं ना कि मैनुअल एक्सप्रेशन कर लें, मिल्क निकाल लें। आप ब्रेस्ट मसाज करके आप एरियोला के नीचे तक तो आप सारा मिल्क ले आए हैं, अब आपने एक्सप्रेस कैसे करना है। सी बनाना है आपने इंडेक्स फिंगर एंड द थंब से, और इसको आपने एट द अपर एंड लोअर एंड ऑफ द एरियोला रख के उसको प्रेस डाउन एंड इनवर्ट्स करना है। इनवर्ट भी प्रेस करना है एंड डाउनवर्ड्स भी करना है, और फिर यहाँ से मिल्क निकलना शुरू हो जाएगा और नीचे आपके पास कोई कंटेनर पड़ा होना चाहिए जिसके अंदर आपने इकट्ठा करना है, ठीक है। देखिए ये एक्सप्रेस करने का तरीका है। ये तो आप मैनुअली करते हैं और कुछ लोग जो प्रेफर करते हैं ब्रेस्ट पंप की तरफ जाते हैं, उसका क्या है? दोनों तरीके हैं, ब्रेस्ट पंप भी ठीक है, मैनुअल भी ठीक है तरीका। मैनुअल करने का ये तरीका है, ब्रेस्ट पंप तो आपको पता ही ईजी होता है। इनसफिशिएंट मिल्क प्रोडक्शन क्यों हो रही है? वो वाली बात के दूध नहीं आ रहा, दूध कम आ रहा है, कम बन रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इनसफिशिएंट। एक तरीका, एक वजह तो यही है कि यू आर नॉट बीइंग स्टिमुलेटेड इनफ लेस देन 8 टाइम्स अ डे। 8 टाइम से कम आप उसको फीड करा रहे हैं बच्चे को या फिर ब्रेस्ट को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तब मिल्क की प्रोडक्शन कम होगी, ठीक है। या फिर आप बच्चे को साथ में बॉटल फीड भी आप दे रहे हैं, बच्चे ने वहाँ से ज़्यादा फीड ले लेना है, आपके साथ स्ट्रगल कम करेगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि यू मे हैव अंडरगॉन अ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी, उसमें से जो ग्लैंड्स थोड़े से ज़्यादा निकल गए हैं, या फिर आपकी कोई पुअर हेल्थ कंडीशन है, क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है लाइक थायराइड जो कि पुअरली कंट्रोल्ड है, वो भी ब्रेस्ट फीड को इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा आप दोबारा प्रेग्नेंट हो गई हैं, ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी कम होनी शुरू हो गई है, या आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आपने यूज़ करनी शुरू कर दी है, उससे भी ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी कम होनी शुरू हो गई है। सो ये कुछ हैं वजूहात जिसकी वजह से मिल्क की प्रोडक्शन कम है। हमारे पास जो भी कोई ये वाली चीज़ लेकर आता है, हम उसको सबसे पहले कहते हैं कि आप 8 दफ़ा कम से कम दूध पिला रही हैं कि नहीं पिला रही। ज़्यादातर चीज़ें तो ये 2-4 लफ्ज़ हम पूछ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इनमें से वजह क्या है, ठीक है। पेनफुल निपल,
क्रैक निपल्स आपको मैंने बता दिया, लैच ठीक नहीं होगी तो निपल क्रैक होंगे। उसकी ट्रीटमेंट का क्या तरीका है, आप अपनी लैच को बेहतर करें। पेन किलर इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ सूदिंग क्रीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर क्रैक निपल है, इंगॉज्ड ब्रेस्ट है, आपने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं छोड़नी। फीड आपने कराते रहना है, लेकिन लैच को करेक्ट करा के। ब्रेस्ट पेन क्यों हो सकती है, निपल क्रैक हो गए हैं, निपल ब्रेस्ट इंगॉज्ड हो गया है, ब्लॉक मिल्क डक्ट हो गई है, मिस्टाइटिस हो गया है, बेबी के मुंह में थ्रश हो गया है, ब्रेस्ट निपल के ऊपर फंगस का इन्फेक्शन हो गया है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि ब्रेस्ट पेन कॉज करती है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम कहते हैं कि आपने ज़रूर ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करना है। इनमें से कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें हम कह देंगे आप स्टॉप कर दें। आप स्टॉप करेंगे वो कंडीशन वर्स हो जाएगी, बिकॉज जब तक अंदर एक्यूमुलेटेड मिल्क बाहर नहीं निकलेगा ये कंडीशन ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, एंगॉजमेंट का भी वही आपको बता दिया हुआ है कि आपने मिल्क एक्सप्रेस करना है और ब्रा पहननी है, सपोर्ट देनी है ब्रेस्ट को। ब्लॉक मिल्क डक्ट्स होती हैं, बाज़ एक मिल्क डक्ट ब्लॉक हो जाती है, वो पेनफुल होती है। उसको भी तरीका वही होता है कि आपने ब्रेस्ट मसाज करनी है, एक्सप्रेशन करना है और बेबी की करेक्ट लैच के साथ कंटिन्यू रखनी है ब्रेस्ट फीडिंग को। मेस्टाइटिस क्या होता है, एंगॉजमेंट क्या होता है? एंगॉर्ज एक ब्रेस्ट हो सकती है, मेस्टाइटिस दोनों ब्रेस्ट मेस्टाइटिस इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, मेस्टाइटिस में फीवर हो सकता है, एंगॉजमेंट में सिर्फ पेन हो सकता है। राइट, पोजीशंस, क्रॉस क्रेडल, एक हाथ से हेड को सपोर्ट किया हुआ है, दूसरे हाथ से ब्रेस्ट को सपोर्ट किया हुआ है। क्रेडल पोजीशन, इस पोजीशन में देखें शी इज़ वेल सपोर्टेड विद द बैक, तो आराम से वो बैठ के उनको फीड करा रही हैं। इन्होंने नीचे पिलो रखा हुआ है ताकि बेबी को सपोर्ट रहे। ठीक है, और इसमें देखें ये सोफ़े पे बैठी हुई हैं, इन्होंने भी पूरी बैक को सही तरीके से सपोर्ट किया हुआ है अपने। राइट, लेइंग डाउन पोजीशन बहुत अच्छी है, हम हर माँ को कहते हैं आप प्लीज़ लेइंग डाउन पोजीशन ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, इधर इन्होंने अपने हाथ से बेबी को सपोर्ट करके पूरा टर्न किया हुआ है। बेबी को ज़रूरत नहीं है कि नीचे से थोड़ा एलिवेट हो, लेकिन इधर इनको ज़रूरत है। सो इस तरीके से माँ की नींद भी ठीक रहती है और बच्चे की नींद भी ठीक रहती है। बेबी को बर्थ कैसे कराएंगे, फिर माँ को मतलब उठना तो पड़ेगा। जो लाइंग डाउन पोजीशन होती है ना, वो उसमें आप लोग ये नोट करेंगे कि बच्चा कंटिन्यूसली फीड नहीं करता। फीड किया सो गया, 2 मिनट फीड की सो गया, थोड़ा सा सकल किया सो गया। बर्बिंग हमने उस वक्त बेबी को करानी है जब उसने एट अ स्ट्रेच 15-20 मिनट अच्छा फीड ले लिया, फिर उसको कंधे से लगाइए। बिकॉज बर्बिंग ज़रूरी क्यों है, जिस वक्त वो सकल कर रहा होता है तो फीड के साथ साथ हवा भी वो इंजेस्ट कर रहा होता है। स्टमक के अंदर अब हवा भी इकट्ठी हो गई है, हवा इकट्ठे होने से उसका स्टमक डिस्टेंड कर गया। बर्ब कराते हैं ताकि वो हवा रिलीज़ हो जाए। डिस्टेंडेड स्टमक से जब वो बर्ब नहीं होगा तो वो पूरा का पूरा कंटेंट उल्टी कर देगा, उसमें हवा तो निकलेगी साथ में दूध भी निकल जाएगा। ठीक, सो बर्बिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है। देखें, प्रेगनेंसी में जो मेडिसिन ले सकते हैं ना, लिमिटेड नंबर हैं, इसी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग में भी वही मेडिसिन हम ले सकते हैं। हर किस्म की मेडिसिन ब्रेस्ट फीड में हम नहीं ले सकते। वजह यही है कि वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बेबी पे इफेक्ट करेगी। ठीक है, बेबी की ग्रोथ को इंटरप्ट करेगी। और डाइट रिस्ट्रिक्शन जो इन्होंने पूछी है, हर वो चीज़ जो आपको सूट नहीं कर रही है वो बच्चे को भी सूट नहीं करेगी, या आपको तो सूट कर रही है लेकिन बच्चे को लूज मोशंस लग गए हैं। जब कोई कंडीशन होती है, जस्ट रिव्यू योर डाइट इन द लास्ट 3 और 4 डेज़ कि आपने क्या क्या चीज़ें ऐसी खाई हैं जिसकी वजह से बच्चे का पेट ख़राब हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप हर चीज़ ठीक ले रही थी, अपनी डाइट आपकी ठीक थी, आपने पिछले कोई 3-4 दिनों में अचार खा लिया एक दफ़ा, जो कि बच्चे को सूट नहीं किया। सो जब भी कुछ ऐसा हो, आपको अपनी प्रीवियस 3-4 डेज़ की डाइट रिव्यू करनी है कि कौन सी ऐसी नई चीज़ आपने खाई है जिसने बच्चे को ये चेंज लेकर आया। ठीक, अदरवाइज इन जनरल कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है।